सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन नीट एंड जेई। मेरा नाम है अभिषेक और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इंडक्टिव इफेक्ट पार्ट नंबर 2। और ये इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट पोर्शन है जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी इंडक्टिव इफेक्ट लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करता है। और फिर मैंने आपको दो एप्लीकेशन जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स में मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और दूसरा मैंने स्टेबिलिटी ऑफ द कार्ब एनायन ये बात डिस्कस किया था। जो नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट 2 में यानी लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में, उसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा इसके दो और एप्लीकेशंस जिनमें हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। तो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहला बात आता है कि हम एसिड किसे बोलते हैं, एसिड किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसे तो जब हम इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो एसिड और बेस को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल ऑर्गेनिक में जो आपको जरूरत लगेगा मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो एसिक एसिड का या फिर एसिड का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है कि कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो क्या देता हो, H प्लस आयन देता हो। ठीक है, अब H प्लस आयन दो तरीके से आप देखिए, या तो मोर नंबर ऑफ H प्लस दे, मोर नंबर ऑफ H प्लस, या तो रिलीज ऑफ H प्लस फास्ट करे या फिर रिलीज ऑफ H प्लस स्लो करे। तो बेसिकली एक एसिड जो है वो H प्लस तो देगा, अगर उसके उसमें H प्लस पड़ा हुआ है, एसिडिक H है तो वो H प्लस देगा। एक तो हो सकता है कि अगर कोई एसिड है बहुत ज्यादा H प्लस देता हो, ठीक है, नंबर ऑफ H प्लस ज्यादा दे रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। या फिर मान लीजिए वो H प्लस दे रहा है, एक ही H प्लस दे रहा है, लेकिन एक एसिड है जो H प्लस जल्दी दे रहा है और एक H प्लस स्लो दे रहा है, तो उसमें फास्ट जल्दी देने वाले को हम क्या बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे कंपेरेटिवली। ठीक है, चलिए तो मान लो कि मेरे पास में कोई एक एसिड है दैट इज HA। अब HA जो एसिड है वो क्या करेगा, इसको अगर हम अकेले, मैं इसको वीक एसिड लेकर चल रहा हूँ तभी मैंने इक्विलिब्रियम का साइन दिया हुआ है, वीक एसिड लेकर चल रहा हूँ, तो क्या करेगा वो जितना परसेंट डिसोसिएट करना होगा वो डिसोसिएट करेगा और वो H प्लस को रिलीज करेगा और दूसरा A माइनस यानी उसका कॉन्जुगेट बेस बना देगा। तो कोई भी एसिड, ठीक है, दिस इज अ वीक एसिड, कोई भी एसिड हो जब वो H प्लस दे देता है तो बचा हुआ पोर्शन को हम क्या कहते हैं, उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ द एसिड H प्लस। ठीक है, अब ध्यान देना, यहीं पे बता देता हूं, अगर एसिड जो है वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और उसी तरीके से अगर कोई स्ट्रांग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। अब ध्यान समझना, तो मान लो मेरे पास में एक और एसिड है HB, ये भी एक वीक एसिड है, H प्लस और B माइनस बना, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, एक मिनट, यस, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस HB एसिड, ये भी एक वीक एसिड है। अब वीक में भी होगा ना कि कोई ज्यादा वीक है और कोई थोड़ा कम वीक है। तो बात समझना कि मेरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए HA ज्यादा स्ट्रांग एसिड है कि HB ज्यादा स्ट्रांग एसिड है। तो देखो, मैंने स्ट्रांग होने का तरीका आपको दो तरीके से बताया, या तो ज्यादा H दे, तो देखो दोनों नंबर ऑफ H प्लस तो एक ही दे रहा है, तो इस वाले फैक्टर से तो आप स्ट्रांग एसिड वीक एसिड नहीं बता सकते। फिर हमें देखना पड़ेगा जल्दी रिलीज कौन कर रहा है। अब बताओ, HA को भी H प्लस रिलीज करना है और HB को भी H प्लस रिलीज करना है, जो जल्दी रिलीज करेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कौन जल्दी देगा, तो देखो H प्लस रिलीज करने के बाद जो बचा हुआ पोर्शन है उसको मैंने बोला कॉन्जुगेट बेस बोलिए। तो सोचो अगर इसका कॉन्जुगेट बेस, लेट सपोज एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है एज कंपेयर टू B माइनस, लेस स्टेबल है ये, तो सोचो HA जानता है कि अगर मैं H प्लस रिलीज करूंगा तो मेरा एक जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्टेबल बनेगा, और H भी जानता है कि मैं जब H प्लस रिलीज करूंगा तो मेरा थोड़ा लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो बताइए कौन जल्दी रिलीज करना चाहेगा फिर, HA चाहेगा ना कि मैं कंपेरेटिवली H प्लस तो निकालना ही है, तो H प्लस जल्दी कौन निकालना चाहेगा, HA निकालना चाहेगा क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो उसी बेसिस पे मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है,
जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, ये देखकर। ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, अगर मान लो मैं कोई भी एक एसिड ले लेता हूं एच या फिर एच के लिए, लेट्स सपोज मैं एच वाला ही कंसिडर करके आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं इसका, तो कैसे लिखूंगा, के ए इज इक्वल टू एच प्लस कंसेंट्रेशन इनटू ए माइनस कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए का कंसेंट्रेशन। ऑब्वियस ये अभी अनडिसोसिएटेड पार्ट में भी है कुछ, तो ये कहलाता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है। अगर तुम ध्यान दोगे तो अगर कोई एसिड जितना अच्छा होगा, एक एसिड जितना अच्छा होगा, जस्ट अ सेकेंड, उसमें उतना ज्यादा H प्लस रिलीज करने का टेंडेंसी होगा, और जितना ज्यादा एक अच्छा एसिड होगा उतना ज्यादा H प्लस, और जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा Ka। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा, यानी उसका जो Ka वैल्यू होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। और इक्विलिब्रियम में आप पढ़ चुके हैं उसका pK वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जिनको नहीं याद है मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। ये जब चैप्टर आएगा तो हम डिटेलिंग करेंगे, फिलहाल के और पीके का ये रिलेशन होता है, आपको ध्यान रखना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के और पीके पे भी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा के, यानी अगर हम कह रहे हैं कि के बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है। तो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पीके बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, इक्विलिब्रियम में था कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुझे इसको ज्यादा एसिडिक बनाना है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजना चाहिए कि बैकवर्ड भेजना चाहिए। अगर आप बैकवर्ड भेजते हैं तो H प्लस तो सोल्यूशन में कम होने लगेगा, कि H प्लस और A माइनस मिल के बनाएगा, तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो मुझे अगर एक एसिड को अच्छे से रखना है, यानी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रखना है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोलना पड़ेगा ना कि रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, रिएक्शन मस्ट गोज या फिर गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ही क्या हो पाएगा, H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक बेसिक ऑफ एसिड क्या होता है, एसिड का स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया। कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, सॉरी इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है। देखो, जैसे मान लो मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है इन अ पीरियड, इन अ पीरियड। तो मान लो क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन देगा कि मेरे पास में CH4 है, NH3 है, H2O है, सभी हाइड्राइड्स ले लेते हैं जिनके पास में हाइड्रोजन है इन अ पीरियड, और HF है। इन सभी में आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन आए एसिडिक स्ट्रेंथ का इन अ पीरियड, या फिर कोई भी पहले सब्सटेंस आए, आप क्या करेंगे, सभी से H प्लस रिलीज करवा देंगे। जब ये H प्लस दे देगा तो ये क्या बनेगा, CH3 माइनस। ये माइनस किसके ऊपर में, कार्बन के ऊपर में है, क्योंकि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हटाया गया है। इसमें क्या हो जाएगा, इट विल बी NH2 माइनस। इसमें क्या हो जाएगा, OH माइनस। एंड HF में क्या हो जाएगा, H हट गया तो इट विल बी F माइनस। ठीक है। H का ना कोई इफेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के पहले लेक्चर में बता रखा है कि आपको हाइड्रोजन कितना भी अटैच हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ है फिर बेसिक स्ट्रेंथ पे कॉन्जुगेट बेस में। ठीक है। या फिर आप सिंपल समझिए कि H का कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी नहीं है, तो एक H लगा है, 2H लगा है, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखो, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इन सभी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो समझना, एक एसिड का टेंडेंसी क्या होता है, या तो H प्लस को क्या करे, डोनेट करे। एक अच्छा एसिड जो होगा वो H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है। नहीं तो हम इलेक्ट्रॉनिक टर्म में बोलें तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो एक अच्छा एसिड होता है, एसिड होता है। तो अगर मैं बात करूं कि
यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और एक है फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। तो हम इसको किस तरीके से देखें? तो देखो, जब भी हम पीरियड के बारे में बात करते हैं, इन पीरियड, ठीक है, इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इज डोमिनेटिंग फैक्टर। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे बहुत सारी चीजें इसमें डिसाइड होती हैं पीरियड के एलिमेंट्स में। तो अब सोचो, एक जगह कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक जगह नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक जगह ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और एक जगह फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसको इस तरीके से मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इसको आप इस तरीके से सोचिए कि ये सारे इसके कॉन्जुगेट बेस बनाए गए हैं, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिडिक होना चाहिए कंडीशन, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी वो H प्लस रिलीज करके एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाया होगा। तो देखो, अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन ही अपने ऊपर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छे से रखना चाहेगा। तो फ्लोरीन जब अपने ऊपर में ज्यादा अच्छे से नेगेटिव चार्ज रखेगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर देखूं, तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन ऑक्सीजन पे है, देन नाइट्रोजन पे है, देन कार्बन पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस की भी स्टेबिलिटी यही ऑर्डर को फॉलो करेगी, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हो गई, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? HF का होगा। HF विल बी सबसे ज्यादा एसिडिक क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है। देन H2O एसिडिक होगा, देन अमोनिया यानी NH3 होगा, और सबसे कम एसिडिक कौन होगा? CH4 होगा। तो पीरियड में मैंने ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला, किस बेसिस पे निकाला? ये निकाला है कि पीरियड में डोमिनेटिंग फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उस बेसिस पे हम लोगों ने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देख ली, जो कि मैंने आपको जस्ट पिछले वाले पेज पे बताया है कि स्टेबिलिटी जो होगा वो कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो ये तो मैंने आपको पीरियड में बता दिया। अब हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप पे। एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप, देखो मैं अभी आपको ना आई इफेक्ट पे नहीं बात कर रहा हूँ, जनरल ट्रेंड्स बता रहा हूँ, फिर मैं आई इफेक्ट के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इन ग्रुप, तो देखो ग्रुप में जैसे मैं आपको ले लेता हूँ HF, HCl, HBr और HI। ये चार एसिड्स हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। तो ये मेरे पास में चार एसिड्स दिए गए हैं, इनमें पूछा जा रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। तो सबसे पहला आप सभी का क्या बनाइए? अगेन कॉन्जुगेट बेस। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं तो H प्लस निकालने के बाद ये F माइनस बनेगा, यहां बनेगा Cl माइनस, यहां बनेगा Br माइनस, और यहां बनेगा I माइनस। ये सभी के कॉन्जुगेट बेस हो गए। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर है, उस हिसाब से तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग यही आपका करेक्ट होना ऑर्डर होना चाहिए कि HF सबसे ज्यादा एसिडिक है। लेकिन ये गलत है। तो क्या गलत हो रहा है यहाँ पे? देखो, इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप साइज ऑफ एटम इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। साइज ऑफ एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी कौन ओवरकम कर देता है? साइज। साइज ऑफ एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर। यानी बहुत सारी चीजें जो हैं वो साइज ऑफ एटम से डिसाइड होती हैं अगर हम ग्रुप में बातें करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे दो चीज बताओ, ये रहा फ्लोरीन का एटम जिसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये है फ्लोरीन एटम यानी F माइनस है, और लेट सपोज मैं कंपेयर कर लेता हूँ I माइनस से, तो ये रहा आयोडीन का आयन, ये है I माइनस। एक बात बताओ, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है तो साइज के हिसाब से सोचिए, दोनों पे -1 चार्ज है, लेकिन फ्लोरीन का जो सरफेस है बहुत छोटा है, तो छोटे सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या रहेगा? ज्यादा दिखेगा, मतलब ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो चार्ज ज्यादा दिखेगा। चार्ज ज्यादा दिखेगा तो वो क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव होगा, और ज्यादा रिएक्टिव होगा तो लेस क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इसका चार्ज डेंसिटी कम है, यानी बड़े सरफेस पे चार्ज स्प्रेड हो गया है, तो चार्ज डेंसिटी इस केस में क्या था? ज्यादा था, और यहाँ पे चार्ज स्प्रेड होने की वजह से इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो हो गया होगा कम,
और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है तो कम चार्ज दिखेगा, और कम चार्ज दिखेगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिविटी हो गई कम। और जब रिएक्टिविटी कम हो गई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी विल बी मोर। तो अगर हम बात करें कि बड़े सरफेस पे नेगेटिव उतना ही चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी स्टेबिलिटी अगर हम देखेंगे ऑफ दीज आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ दीज आयंस, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, आई माइनस होगा, बड़ा सरफेस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। देन बी आर माइनस होगा, देन उसके बाद में सी एल माइनस होगा, और देन एफ माइनस होगा। तो इस तरीके से ये वाले कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकल रही है कि आई माइनस सबसे ज्यादा, बी आर माइनस उससे कम, और सी एल माइनस देन एफ माइनस। तो ऑब्वियस है एच आई जल्दी चाहेगा ना कि हम एच प्लस को रिलीज कर देते हैं, एच प्लस को जल्दी रिलीज कर देंगे, तो मेरा आई माइनस एक कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, एच आई सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम एसिडिक होगा एच बी आर, एच बी आर से कम एसिडिक होगा एच सी एल, और एच एफ जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा अगर इन चारों में कंपेयर करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पोर्शन आपको एक ग्रुप का एक एग्जांपल लेके समझाया, और यहाँ पे पीरियड में। तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला चीज कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, एंड ग्रुप में साइज ऑफ द एटम इज डोमिनेटिंग फैक्टर। बड़े सरफेस पे सेम चार्ज उतना ही चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया अभी कॉन्सेप्ट ये समझ में आया होगा। अब देखो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसको मैंने समझाया है। अब देखो जनरल प्रिंसिपल ऑफ आई इफेक्ट थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या लगेगा प्लस आई एंड माइनस आई, एप्लीकेशन पोर्शन किस तरीके से काम करता है आई इफेक्ट, उस पर बात करेंगे। तो देखो द इंडक्टिव इफेक्ट इज दी, मैं पहले आई इफेक्ट पे बात करूंगी, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया तो थोड़ा सा रिकॉलिंग करेंगे दो स्टेप में। द इंडक्टिव इफेक्ट इज दी माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट, यानी या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मैंने आपको सिखाया था, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। मैंने बोला था पाई बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता आई इफेक्ट में। इट अल्टर्स यानी चेंज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एटम, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेट्स सपोज प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, एंड अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। ठीक है, तो इट अल्टर्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एटम अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या फिर कॉन्जुगेट एसिड। मैंने बोला था ना अभी कि कोई भी एसिड है या फिर एसिड, जो भी आप एसिड एसिड जो भी बोलिए, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, सॉरी उसका स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है वो उसके कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करता है। तो मैं फिलहाल अभी एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं कॉन्जुगेट बेस बोलूंगा। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का होगा उतना ज़्यादा एसिड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर रखेगा। हेंस देयर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस जो है डिसाइड होगा। यानी देखो सिंपल में बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो सकता है प्लस आई एंड माइनस आई से, जो कि उन कॉन्जुगेट बेस की या फिर कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा, और उससे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या होगा। तो देखो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल लिया था एच ए का। एच ए ने क्या रिलीज किया था, ये एक एसिड है, ठीक है, और ये वीक एसिड है, ठीक है, और उसने H प्लस रिलीज किया और उसने अपना कॉन्जुगेट बेस A माइनस बनाया है। ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो मैंने आपको लास्ट पेज पे ही से बताया है कि जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा किसी एसिड का, वो एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर रखेगा। तो देखो मैंने ये आपको समझाया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ध्यान देना। अब मानते हैं कि मान लो कि आई इफेक्ट किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो मान लो कि मैं पहला ग्रुप बोलता हूं कि हमने माइनस आई हम लोगों ने बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा। तो ध्यान दो, ग्रुप्स लाइक NO2, एफ यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, क्योंकि आई इफेक्ट तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिसाइड होता है, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये पुल करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अवे फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड। ये मैं बात पता है, मतलब बोलना चाह रहा है कि ये माइनस आई ग्रुप्स हैं, ठीक है। when attached to an acid, मतलब ये जब ग्रुप किसी एसिड से अटैच होंगे लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज ऑन द कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेंगे बाय डिस्पर्सिंग द चार्ज, यानी चार्ज को बांट के, चार्ज को कम करके। तो जैसे चार्ज कम होगा तो उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे चार्ज कम हो रहा है, चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है, रिएक्टिवनेस क्या हो रहा है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है तो रिएक्टिवनेस बढ़ता है, और चार्ज डेंसिटी अगर कम होगा तो रिएक्टिविटी कम यानी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वही बात है कि ये माइनस आई ग्रुप जो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्जुगेट बेस पे
जो नेगेटिव चार्ज बना हुआ है उसको कम करते हैं, और कम करने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिजल्ट क्या होगा इसका, दिस स्टेबलाइजेशन मेक इट इजियर फॉर द एसिड टू लूज अ प्रोटॉन, यानी H प्लस उस कंडीशन में जल्दी रिलीज होगा, दस इंक्रीजिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, और कॉन्जुगेट बेस एक नेगेटिव आयन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और उसका नेगेटिव चार्ज को कम करने के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही चाहिए, और जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा चार्ज कम होगा, ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ जाएगी, और जैसे ही कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उस कंपाउंड का या फिर जो नेचर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड जिसमें एक ही Cl लगा हुआ है, इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिडिक एसिड बिकॉज Cl का जो इफेक्ट है वो माइनस आई है, जो कि उसके कॉन्जुगेट बेस यानी एसिडिक एसिड और जो मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या कर रहा होगा, Cl आके बढ़ा रहा होगा। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, जिसमें सिर्फ मैंने माइनस आई समझाया। अब प्लस आई को देख लेते हैं। तो दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई अगर लगा होगा तो क्या होगा, तो प्लस आई को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो सोच के देखो, अगर कोई एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है, कॉन्जुगेट बेस तो हमेशा एक एनायन होता है क्योंकि H प्लस निकाला गया है। अब एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जब एक एनायन के ऊपर में होगा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को मुझे क्या करना है, दो ऑप्शन है, या तो नेगेटिव चार्ज को कम करिए या तो नेगेटिव चार्ज को बढ़ाइए। तो चार्ज कौन कम कर सकता है, जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैंने आपको बता दिया कि वो माइनस आई होता है। लेकिन प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो हम बोलेंगे वो प्लस आई ग्रुप है, और डोनेट करके तो चार्ज डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज करेगा, और वो जल्दी H प्लस नहीं देना चाहेगा इसका मतलब। तो देखिए ग्रुप्स लाइक कोई अल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल, इथाइल, और अल्काइल कोई भी और भी ग्रुप है ना प्लस आई वाले, तो वो भी ध्यान में रखना है आपको, मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था। पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द मेन ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। दिस डीस्टेबलाइजेस द कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करता है बाय इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। मैंने अभी आपको बोला वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, मेकिंग इट हार्डर फॉर द एसिड टू लूज अ प्रोटॉन, फिर वो प्रोटॉन को जल्दी रिलीज नहीं करना चाहेगा, एंड उसका रिजल्ट क्या होगा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम बात क्या समझे कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई के। जितना ज्यादा उसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो कॉन्जुगेट बेस के ऊपर में नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, जिससे जो H प्लस यानी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाएगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा कम होता चला जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, एक एसिडिक एसिड है और उसमें हमने क्या किया हुआ है, नहीं, दूसरों कंपेयर किया है फॉर्मिक एसिड से। तो अगर आप कंपेयर करेंगे एसिडिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में, तो फॉर्मिक एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्यों, उसमें एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप एक्ट एज अ प्लस आई, और प्लस आई जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जिससे जो एसिटेट आयन है वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख के समझाता हूँ। देखो, एक है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और एक है फॉर्मिक एसिड H C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब आप इन दोनों का, ये दो एसिड्स दिए गए हैं, दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाइए। इसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो होगा H C डबल बॉन्ड O माइनस। ये इन दोनों एसिड के क्या हो गए, कॉन्जुगेट बेस। मैंने आपको समझाया है जो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो, कॉन्जुगेट बेस में इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ये वाला ग्रुप, ये जो ग्रुप है दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये ग्रुप यहां भी है, ये ग्रुप यहां भी है। तो डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट है ये हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन एटम जिसका आई इफेक्ट है 0, और इसका आई इफेक्ट जो लगता है वो लगता है प्लस आई। अब जब ये प्लस आई होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, धक्का दे रहा होगा इधर की तरफ। तो ऑल दो इसके ऊपर में पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, तुम और इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके ऊपर में चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो ये आयन हो जाएगा डीस्टेबलाइज। ठीक है, और जैसे डीस्टेबलाइज होगा
ऑब्वियस ये बनना नहीं चाहेगा, यानी ये H प्लस को जल्दी देना ही नहीं चाहेगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे H है, H का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये मोर स्टेबल हो गया। और हम जानते हैं जो ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है वही ज़्यादा एसिडिक होता है, दैट इज़ वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन दी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मिला जुला के अभी तक के टॉपिक में आप ये समझ पाए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्स रिलेशन में होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे और इसी से रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो समरी करते हैं इसके लिए। तो माइनस आई ग्रुप जो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, बढ़ाता है, देखो वही मैंने लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो प्लस आई ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। ठीक है, अच्छा ये तो आई ग्रुप है, लेकिन आई इफेक्ट जो होता है वो मतलब कैसे निकालेंगे, किसका ज़्यादा आई इफेक्ट लग रहा है। तो मैंने आपको लास्ट बताया था कि प्लस आई या फिर माइनस आई हम कैसे देखते हैं, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ता है, ठीक है, फिर डिग्री देखना पड़ता है, पहले पढ़ा है ना 3 स्टेप्स, आप वही वो लेक्चर नंबर 1 देख कर आइए, फिर आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो आपको मैंने आई इफेक्ट कोई भी हो 3 स्टेप बता रखा है, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा डिग्री, एंड देन आपको डीएनपी रूल फॉलो करते हुए अपने को आई इफेक्ट जो है ऑर्डर से आपको चेक करना पड़ेगा। तो बेसिक बेसिक अगर बात करें तो नंबर एंड पोजीशन बहुत मैटर करेगा, कहाँ पे आई ग्रुप लगा हुआ है। मोर माइनस आई ग्रुप ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड क्लोजर माइनस आई ग्रुप एसिडिक साइड से तो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट यानी आई इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उस केस में ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको पूरा लगभग थ्योरी बता दिया है आई इफेक्ट के रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए ये है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहले से आता है तो आप इसको पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, बाकी बच्चे आप देखें कैसे सॉल्व करना है इसको। देखो अब ये 3 कंपाउंड है, ये है एल्केन, ठीक है, ये है एल्कीन और ये है एल्काइन। ठीक है, अब बात है कि सर H तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें लेकिन सारा H जो है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ जो H होगा यहाँ तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कनेक्टेड होगा, इसमें भी वैसे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। सर H निकालना कहाँ से है, तो देखो एसिड जो होता है कोई भी सब्सटेंस H प्लस जो है आयन को रिलीज करता है, रिलीज इट फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्यों, वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जिससे कनेक्शन है H का, तो वहां पे ईएन डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा और जल्दी से क्या करेगा, पोलराइज कर देगा यानी टूट जाएगा। जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल देखो ना, मैंने कार्बन से यहाँ से H प्लस क्यों नहीं हटाया, इस कॉन्जुगेट बेस H प्लस यहाँ से क्यों नहीं हटाया था, क्योंकि कार्बन जो है वो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है और जो ऑक्सीजन जो है वो रखता है आपको 3.5। तो ऑब्वियस बात है कि 3.5 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। तो अगर आप ध्यान दें जो जहाँ से मैं हाइड्रोजन हटाऊंगा वो है ये कार्बन, यहाँ पे CH3 है ना, बेसिकली कौन सा ग्रुप है, CH3। तो यहाँ पे जो H प्लस होगा वो sp3 कार्बन से निकाला जाएगा, और यहाँ जो H प्लस निकलेगा वो निकलेगा sp2 कार्बन से निकलेगा, ठीक है, और यहाँ जो H प्लस निकलेगा वो निकलेगा sp कार्बन से, करेक्ट। तो अगर तुम ध्यान दो H प्लस जब मैं निकाल दूंगा तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, मैं यही बना देता हूँ, देखो 4 कार्बन है ना, तो देखो CH3 CH2 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 माइनस, ठीक है। दूसरे वाले का कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH नेगेटिव ना, CH2 नेगेटिव नहीं, एक H तो आपने निकाल दिया है। इधर कैसे बनेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है। अब ये तीनों जो है उस कंपाउंड के कॉन्जुगेट बेस हो गए, H प्लस वहीं से निकलेगा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एल्केन या फिर एल्कीन या फिर एल्काइन में से ज़्यादा एसिडिक है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखिए। कॉन्जुगेट बेस बना है एक एनायन, तो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे देखनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो एनायन बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो sp कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्योंकि इनका जो En वैल्यू होता है वो होता है 3.25,
इसका जो ईएन वैल्यू होता है sp2 कार्बन का वो होता है 2.75 एंड sp3 वाला जो कार्बन है उसका ईएन वैल्यू होता है 2.5। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, यानी एल्काइन जल्दी H प्लस रिलीज करना चाहेगा क्योंकि उसका स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है। दैट इज वाई जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो होगा C, देन B, देन A। आई होप आपको ये जो पहला क्वेश्चन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको मैंने एक एल्केन दिया है। ये जो कंपाउंड है उसको हम क्या कहते हैं? एल्केन है। सेकंड जो कंपाउंड है वो है एक अमाइन। थर्ड जो कंपाउंड है वो है एक एल्काइन। और जो लास्ट कंपाउंड है वो है एक अल्कोहल। ठीक है। अब इनमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तुम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस बनेगा, देखो सब सारे कार्बन सेम है तो आप कहीं से निकाल सकते हैं। तो मैं टर्मिनल से ही निकाल देता हूँ, क्योंकि टर्मिनल से निकालेंगे तो 1 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री एनाइन ही ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से मैंने टर्मिनल से निकाला है। बीच वाले से मत निकालना क्योंकि 2 डिग्री बनेगा और आप पहला लेक्चर में सीख चुके हैं। अब इसमें कहाँ से निकालोगे? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो नाइट्रोजन वाला ही हाइड्रोजन रिमूव आउट होगा। तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2 और NH नेगेटिव। नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया। इधर पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले से निकलेगा CH3, CH2, C, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज, एंड लास्ट ऑक्सीजन से निकालेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड O माइनस। तो ये हो गए सारे कॉन्जुगेट बेसेस जो कि मुझे उस ऊपर वाले कंपाउंड से बनाने थे। अब ऑब्वियस है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मैंने कैसे बोला था? स्टेबिलिटी देखने के लिए आपको कोई भी एनायन, मैंने बोला था कि कार्बन आयन ही नहीं, कोई भी एनायन की स्टेबिलिटी आप सबसे पहले उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। तो ये जो कार्बन है, इसका ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो इसका ईएन वैल्यू होता है 2.5, इसका ईएन वैल्यू होता है 3, इसका होता है 3.25, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, और ऑक्सीजन का होता है 3.5। ये सभी ईएन वैल्यू हो गया। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन ये वाला कॉन्जुगेट बेस होगा, देन ये वाला कॉन्जुगेट बेस होगा, देन ये कॉन्जुगेट बेस होगा। यानी इसमें अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, देन एल्काइन होगा, देन अमाइन होगा, देन एल्केन होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर में, कार्बन चेन को मैंने नहीं देखा कितना बड़ा है कितना छोटा है, मैंने सीधा क्या देखा, कार्बन चेन यहाँ पे डिफरेंट भी रहता तो भी आप यही ऑर्डर फॉलो करते, क्योंकि हमें सबसे पहले आई इफेक्ट देखने के लिए हम किस चीज़ को फॉलो करते हैं? कोई कार्बन चेन नहीं, सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एनायन जो कि फॉर्म हुआ है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? फिर सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा डी जो कि अल्कोहल है, देन सी जो कि अल्काइन है, देन बी जो कि एक अमाइन है, और फिर ए जो कि एक एल्केन है। तो दिस विल बी दी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर फॉर दीज टू क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है वीडियो पॉज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तब तक बाकी बच्चों के लिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए H2O का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? OH माइनस। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? H प्लस निकाल दिया तो RO माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। NH3 में क्या हो जाएगा? H प्लस हटाएंगे तो NH2 नेगेटिव। ठीक है, और इसमें आप बेंजीन से हटाएंगे H प्लस तो ये कुछ ऐसा बनेगा, मैं इधर बना देता हूं। देखो ठीक है, बेंजीन और किसी एक कार्बन पे कहीं से भी हटा सकते हैं, सारा सिमेट्रिकल है। तो मैं एक साइड बना देता हूँ, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन, और इसके ऊपर में क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहला मैं टारगेट करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो मुझे बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, क्योंकि फ्लोरीन वगैरह तो है नहीं। मैं सभी के नीचे लिख देता हूँ ईएन वैल्यू। ये है 3.5, ये है 3.5, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वही देखिए कॉन्जुगेट बेसिस में। ये है 2.75, दिस इज 3.25, नाइट्रोजन इज 3, एंड कार्बन जो है डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट करके आप बोलेंगे इसको 2.75। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हम फिर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बात करें? तो ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केस। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यानी
ए और बी जो देखेंगे वहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इन दोनों में से ही क्या होगा, सबसे ज्यादा कोई ना कोई एसिडिक होगा। तो अब देखो, ओ पे तो नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दूसरा ग्रुप कौन सा है, ओ एच में एच है, और एच का तो कोई इफेक्ट नहीं लगता है, या फिर मैं इसको अगर तरीके से थोड़ा दिखा दूं तो कुछ ऐसा होगा ना, ओ माइनस जहाँ से एच हटाया गया है और एच, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका आई इफेक्ट होगा जीरो। और लेकिन इसमें ये जो आर ग्रुप है जो कि एक एल्काइल ग्रुप है, इसका जो आई इफेक्ट होगा वो होगा प्लस आई, पॉजिटिव में। और हम जानते हैं पॉजिटिव आई लगने पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा, जिसके वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ए, देन होगा बी, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, तो ये हो गया। अब कौन सा आएगा, अब आएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 से कम है, यानी नाइट्रोजन, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 5, यानी हम ई कह सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि हम नेक्स्ट ई एन वैल्यू देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये है 2.75, एंड अगर फिर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2.75। अब इसमें कैसे डिसाइड करें 6 और 3 के अंदर में, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बात है कि ऐसे अभी आपको मैंने रेजोनेंस नहीं पढ़ाया है, तो आप रेजोनेंस यहाँ नहीं लगाएंगे, ऑल दो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन आप रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो अब ये विदाउट रेजोनेंस वाले ही सारे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस में नहीं है। तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं इससे सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद क्या देखना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद देखना चाहिए मुझे डिग्री, तो ये है 1 डिग्री एनाइन, और ये है दो तरफ से कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री, तो दिस इज 1 डिग्री एनाइन एंड दिस इज अ 2 डिग्री एनाइन। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री एनाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपके पास में फिर कौन सा आ जाएगा, सी आएगा। देन उसके बाद में कौन आएगा, कौन सा छठा नंबर है ना, तो 6 के लिए एफ आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन जाएगा फिर, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, कोई मॉलिक्यूल छूट गया है गैस, 3.25 आना चाहिए ना, 2.75, ओ वेट 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 वेट, ये अभी नहीं आएगा बीच में, ध्यान दीजिए। मैंने कवर कौन कौन सा किया था बेटा, एक बार ध्यान दो वापस से, 3.5, देन इसके बाद 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कौन है, 3.25 है ना, ये होना चाहिए। तो आपके बाद में कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर आएगा नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, यानी फिर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और फिर आएगा आपके बाद में ऑप्शन नंबर सी, और देन आएगा आपका ऑप्शन नंबर एफ। मैं बता देता हूँ, मैंने इसको मॉलिक्यूल ए बोला है, मॉलिक्यूल नंबर बी बोला है, ये सी बोला है, ये डी बोला है, ये है ई नंबर, और ये है एफ नंबर। तो मैंने कॉन्जुगेट बेस बनाया, उसकी स्टेबिलिटी से मैंने इसको सॉल्व किया है। तो पहले मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाया, पहला स्टेप में क्या लगाया, ईएन लगाया, ईएन से का सॉल्व हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैंने डिग्री ऑफ द एनायन लगाया, ठीक है। डिग्री में कैसे होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री वाला एनायन, देन होगा 2 डिग्री वाला एनायन, देन होगा 3 डिग्री वाला एनायन। और फिर जब डिग्री से नहीं हुआ तो मैं आई इफेक्ट से मैं एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये हम लोगों ने ऑर्डर लगाया है, इससे हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। तो ये पहला कॉन्जुगेट बेस कैसा बनेगा, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, नेक्स्ट CH3, C double bond O, O minus, and this will be H, C double bond O, O minus। सबसे पहला, अब ये कॉन्जुगेट बेसिस सारे बन गए। अब कॉन्जुगेट बेस में मुझे देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो सब ऑक्सीजन के ऊपर में है, तो EN वाले पॉइंट से तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डिग्री, तो एनायन जो है सब सेम डिग्री का है, सेम पोजीशन पे ही है, तो डिग्री ऑफ द एनायन से भी नहीं हो पाएगा। देन प्लस आई एंड माइनस आई देखना है। अब प्लस आई एंड माइनस आई कैसे डिसाइड होता है, तो डिस्टेंस नंबर देन पावर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, डिस्टेंस एंड नंबर एंड देन पावर को हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करो, मैंने आपको कितने मॉलिक्यूल्स दिए, 4 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे समझाता हूँ, देखो कॉमन ग्रुप ढूंढ लो इसमें। तो कॉमन सभी में क्या है, देखो कॉमन है सभी में ये दो ग्रुप, ये दो कार्बन, ये देखो ये सब में कॉमन है ना, यहाँ समझाता हूँ, ये देखिए सब में कॉमन है,
ठीक है, इस कॉमन ग्रुप के अलावा मुझे देखना होगा क्या लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो, इन कॉमन ग्रुप के अलावा ये है एक एल्काइल ग्रुप जिसका लग रहा होगा प्लस आई, ये है एल्काइल ग्रुप, इसका भी लग रहा होगा प्लस आई, और ये भी एक एल्काइल ग्रुप जिसका लग रहा होगा प्लस आई। करेक्ट। तो प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा, घटा रहा होगा। प्लस आई से क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा फिर, डी नंबर तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद में इन तीनों में कैसे देखें, तो प्लस आई हमें डिस्टेंस नंबर देन पावर, तो डिस्टेंस सभी का सेम है, उसी कार्बन पे लगा हुआ है, तो नंबर में भी एक ही है। पावर वाइज देखेंगे तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना प्लस आई ज़्यादा लगता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमें प्लस आई देखना है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप से हम कह सकते हैं, इन एल्काइल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो प्लस आई इस केस में है, तो एसिडिक्शन सबसे कम होगा, फिर ये है, और सबसे कम तो आई इफेक्ट यहां लग रहा है। तो पहले तो हो गया डी नंबर, देन होगा सी नंबर, देन होगा बी नंबर, देन होगा ए नंबर। तो इस तरीके से हम आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ये वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं। नेक्स्ट है ये दो मॉलिक्यूल्स 5 और 6। ठीक है, मैं बार बार समझाऊंगा नहीं, मैं इसको प्रॉपरली फटाफट बना देता हूँ। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो है NO2। देखो मैं आपको हर लेक्चर में बता देता हूँ NO2 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है, N डबल बॉन्ड O, O, एंड ये इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देता हूँ। थोड़ा ध्यान रखना, ये एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो देखो NO2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, सॉरी इसका कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं तो O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसी तरीके से C Cl 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 और C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। सिमिलरली CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, एंड यहाँ पे F CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस। सारे कॉन्जुगेट बेस हैं। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी ऑक्सीजन पे ही हैं सेम, डिग्री सेम। तो अब मुझे लगाना होगा प्लस आई एंड माइनस आई। तो प्लस आई एंड माइनस आई लगाने के पहले आपको जो कॉमन ग्रुप्स है वो देखना है कि सभी में आप देख पा रहे हैं, सभी में कार्बन और COO माइनस जो है वो सेम है, यानी ये कार्बन CO माइनस, देखिए ये कार्बन CO माइनस, ये कार्बन CO माइनस, और ये कार्बन CO माइनस। अब एक्स्ट्रा ग्रुप क्या है, वो है दो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं है। NO2 जो होता है वो होता है माइनस आई। ठीक है, यहाँ 3 Cl है, इन तीनों का माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं, तो आई इफेक्ट तो सीधा जीरो ही हो गया। और यहाँ पे एक फ्लोरीन है जिसका लगेगा माइनस आई। ठीक है, तो अब हमें माइनस आई किसका ज़्यादा लग रहा है वो देखना होगा, डिस्टेंस। तो देखिए सभी अगर जो तीन ग्रुप यहाँ लगे हैं, NO2 लगा हुआ है, सब सेम ही कार्बन पे लगा है ना, वही कार्बन पे जिस पे कार्बोनिल ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन पे। तो डिस्टेंस सभी का सेम है। देखो इस ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन पे ही सारा ग्रुप लगा हुआ है तीन चारों ऑप्शन में। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस सेम हो गया नंबर वाइज, तो नंबर जिसका ज़्यादा होगा माइनस आई वाला या फिर आई का, उसमें ज़्यादा इफेक्ट लगेगा। तो देखिए इसमें तीन तीन माइनस आई लग रहा है, तो यहाँ पे आई इफेक्ट जो है माइनस आई सबसे ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई लगने के चक्कर में कि नंबर में ज़्यादा है और डिस्टेंस तो सेम ही हो गया, नंबर में ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब आई इफेक्ट इससे थोड़ा कम किसका होगा, तो डिस्टेंस नंबर नंबर में तो यही ज़्यादा था, अब ये वाला ऑप्शन हट गया। अब पावर में आते हैं, तो पावर में देखिए ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है। माइनस आई का राजा होता है NO2 ग्रुप, ये सारे ग्रुप जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो उसके बाद में कौन आ जाएगा, बी के बाद ए जिसका माइनस आई ज़्यादा है, देन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिसका माइनस आई थोड़ा कम है और जिसमें कुछ भी माइनस आई नहीं लग रहा, उसका एसिडिक्शन सबसे कम होगा, यानी ये हो जाएगा सी। तो ये मॉलिक्यूल नंबर ए, देन हो गया बी, देन हो गया सी, और ये हो गया डी। तो इसका ये करेक्ट ऑर्डर निकलेगा। ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल। नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं, तो देखिए सभी का कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं फटाफट। तो पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस होगा CH3 CH2 C CH ट्रिपल बॉन्ड, नहीं CH नहीं होगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 O माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। दूसरे वाले का CH3
CH2, यहाँ भी H होगा ना, CH, Cl, CH2O माइनस। नेक्स्ट वाला जो है CH3, CH2, CH, NO2, CH2O माइनस। नेक्स्ट है CH3, CH2, C, Cl, Cl, CH2 और O माइनस। एंड लास्ट है CH3, CH2, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N एंड देन CH2O माइनस। तो हम लोगों ने क्या किया, सभी का कॉन्जुगेट बेस बनाया। अब इस कॉन्जुगेट बेस में प्लस आई एंड माइनस आई देखना है, तो उससे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आई इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी ऑक्सीजन पे ही है, ईएन का कोई वैल्यू पे नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरा है डिग्री, सेम ही है। तो कॉमन ग्रुप ढूंढिए, उसके बाद हम इफेक्ट लगाएंगे। तो कॉमन ग्रुप अगर आप देखेंगे, सब में ये वाला जो चेन है ये कॉमन है, देखो, यानी कार्बन तक सभी में सेम चीज है। एक्स्ट्रा क्या है, ये ग्रुप। अब ये ग्रुप का क्या लगता है, माइनस आई लगता है। ये क्लोरीन का क्या लगता है, माइनस आई लगता है। NO2 का क्या लगता है, माइनस आई लगता है। Cl और Cl का क्या लगता है, माइनस आई, और इसका ही लगता है माइनस आई। साइनाइड का क्या लगता है, माइनस आई। तो सब तो माइनस आई लगा रहे हैं। अब माइनस आई सबसे ज़्यादा किसका लगता है, वो डिसाइड होगा DNP से। तो हम चेक करते हैं क्या सभी का डिस्टेंस सेम है क्या। तो देखो, O माइनस के बगल के कार्बन पे लगा हुआ है, सब जगह डिस्टेंस सेम है, तो उससे नहीं हो पाएगा। देन अगर नंबर, जो नंबर में ज़्यादा उसका आई इफेक्ट ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट तो किसका होना चाहिए, फोर्थ मॉलिक्यूल का, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आई माइनस आई लगा रहा है। दो दो हैं, तो सबसे पहले डी मॉलिक्यूल का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो डिस्टेंस से नहीं हो पाया, नंबर से हमारा ऑप्शन नंबर 4 हट गया। अब आता है पावर, पावर मतलब ऑर्डर। तो देखिए, अगर हम देखेंगे साइनाइड जो है वो सबसे ज़्यादा माइनस आई लगाता है। ठीक है, उसके बाद में कौन आता है ग्रुप, उसके बाद में हेलोजन आता है। तो हेलोजन और कहाँ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखेंगे, अच्छा NO2 भी था ना, तो साइनाइड के पहले तो NO2 होगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इसका हो गया। ठीक है, फिर किसका हो जाएगा, साइनाइड ग्रुप का हो जाएगा, और उसके बाद में हेलोजन ग्रुप आएगा। ठीक है, जिसका माइनस आई लगता है। और हेलोजन ग्रुप के बाद में ये इथाइन ग्रुप आता है, ये सबसे माइनस आई कम लगाता है। तो मैंने डबल नंबर में ज़्यादा था, तो मैंने 4 ऑप्शन पैरेलल रखा। फिर किसे रखना पड़ेगा, सी को रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें NO2 ग्रुप है। फिर रखना पड़ेगा बी को, बी, बी नंबर ही है ना, 3 के बाद नहीं, ई नंबर, साइनाइड। साइनाइड यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। फिर कौन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देन हो जाएगा ए। तो दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर, जिसमें मॉलिक्यूल ए ये है, बी ये है, सी, देन डी, देन ई। ये मॉलिक्यूल्स थे जिनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, देख लीजिए फटाफट। सेम पैटर्न में फटाफट कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो देखो, मैं यहीं पे एडिट कर देता हूँ। ये H प्लस हट गया, तो ओपन नेगेटिव, यहाँ भी H प्लस हट गया, ओपन नेगेटिव, H प्लस हटा, ओपन नेगेटिव, H प्लस यहाँ से भी हटा, ओपन नेगेटिव। ये हैं सारे कॉन्जुगेट बेस इसके। अब कॉन्जुगेट बेस हटने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, फिर होता है हमारा डिग्री सेम। तो हमें देखना पड़ेगा प्लस आई माइनस आई। तो ये माइनस आई ग्रुप है, साइनाइड अगेन माइनस आई ग्रुप, NO2 जो है वो भी क्या है, एक माइनस आई ग्रुप है, और ये जो है इथाइन ग्रुप, ये भी एक माइनस आई ग्रुप है। तो ये तो सिंपल है, आप सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका देखते हैं, NO2 का माइनस आई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उससे कम NO2 के बाद कौन आता है, आपका साइनाइड ग्रुप आता है। ठीक है, ये माइनस आई थोड़ा सा कम हो जाता है इसका। उसके बाद हेलोजन का माइनस आई होता है, और सबसे कम माइनस आई जो होता है वो इसका होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का होगा, देन किसका होगा, बी का होगा, देन किसका होगा, ए का होगा, और सबसे लास्ट में कौन होगा, डी। ये है मॉलिक्यूल नंबर ए, ये है मॉलिक्यूल नंबर बी, ये है सी, ये है डी। आई होप आपको जो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चंस करवा दिए एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो ये आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, अब जो आज का लास्ट सेगमेंट है, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस, यानी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेस किसको कहा जाता है,
जैसे एसिड हम कहते हैं कि जो H प्लस देगा, उसी तरीके से बेस आप किसको बोलेंगे? तो देखो बेस का डेफिनेशन क्या होता है, एक नॉर्मल आप कहते हैं कि जो OH माइनस दे, ठीक है, विच डोनेट्स क्या, विच डोनेट्स OH माइनस। एक और चीज याद रखिए, विच एक्सेप्ट्स H प्लस, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे वो भी एक बेस होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, इतना कॉन्सेप्ट इसलिए रखा गया है, कई बार मान लो कई बेसिस ऐसे होते हैं जिनमें OH माइनस होता ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट या फिर H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे हम लोग फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो बेस का मैंने तीन आपको चीज बताया, या तो OH माइनस दे दे, या तो वो H प्लस एक्सेप्ट कर ले, या फिर लोन पेयर को डोनेट कर दे। ठीक है, तो देखो अब मान लो कि मेरे पास में कोई बेसिक स्ट्रेंथ मुझे देखना है। ठीक है, तो अब उसके पास में अगर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, OH माइनस है तो वो तो डोनेट करेगा। देखो अब OH माइनस से कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो OH माइनस या तो नंबर में अलग हो सकता है, तो अगर नंबर में ज़्यादा हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा OH माइनस देगा। लेकिन अगर नंबर में कम हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑब्वियस कम हो जाएगा, क्योंकि वो OH माइनस ज़्यादा नहीं दे पाएगा। दूसरा OH माइनस हम कैसे देख सकते हैं, OH माइनस रिलीज दोनों कर रहा है, एक कर रहा है फास्ट, तो ऑब्वियस है कि वो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उसका ज़्यादा होगा। और एक है कि वो स्लो OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया OH माइनस के बेसिस पे। H प्लस जब आएगा तब देख लेंगे। अब आता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। तो मान लो कि किसी एक एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है किसी को, ठीक है, ये डोनेट करना चाहता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको थोड़ा ना थोड़ा तो डेफिशिएंसी होगा। तो अगर मैं इस ए को किसी ऐसे ग्रुप से कनेक्ट कर दूं, एक ऐसा ग्रुप जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देकर सपोर्ट करे, या फिर इसको ऐसे समझिए ये इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे कि हाँ जा दे दे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यानी ये ग्रुप EDG होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। कारण है दो, एक या तो रिपल्शन की टर्म में बोल लीजिए, या फिर ऐसे बोलिए कि जैसे ही ए को इलेक्ट्रॉन देने के बाद डेफिशिएंसी होगा, ये बगल से सपोर्ट कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होने देगा। इसका लोन पेयर जैसे जाएगा तो इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना होगा, और पॉजिटिव को कंपनसेट यानी उसका चार्ज को कम करने के लिए कौन आएगा, चार्ज को कम करेगा कौन, EDG ग्रुप। और EDG ग्रुप जो है चार्ज कम करेगा ए के ऊपर, जो डेवलप होगा लोन पेयर देने के बाद। तो चार्ज कम होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है उल्टा, जस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के उल्टा चलेगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG ग्रुप यानी प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। क्योंकि मान लो लोन पेयर देने के बाद ऑलरेडी इस सेंटर पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होना है, और तुम कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो विड्रॉ करे, तो डेफिशिएंसी को तो और बढ़ाएगा, यानी प्लस चार्ज और बढ़ेगा। और चार्ज बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो अभी चार्ज हमें क्या करना है, चार्ज को घटाना है, और स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो चार्ज घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो रहा है उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं। अब देखो, तो अब आई इफेक्ट से कैसे देखना है, वही मैंने जो आपको नीचे लिखा उसके पॉइंट से पढ़ लीजिए। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यानी प्लस आई से बात कर रहे हैं। तो देखो क्या कह रहा है, स्टेबलाइज द पॉजिटिव चार्ज दैट फॉर्म्स व्हेन द बेस एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। मैंने बोला था ना, प्रोटॉन, H प्लस को प्रोटॉन कहा जाता है। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्लस आई इफेक्ट चाहिए, जो कि चार्ज को कम करेगा। तो उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि प्लस आई होना ग्रुप जरूरी है फॉर दी बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा है, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेकिंग इट ईजियर फॉर द बेस टू डोनेट द लोन पेयर टू H प्लस। H प्लस को आराम से इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी प्रोटॉन को H प्लस दे दे, तो भी हम क्या बोल, प्रोटॉन को लोन पेयर दे दे, यानी ये लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बारे में बात हो रहा है, तो वो भी एक अच्छा बेस बनेगा। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी सिंपल सा बात है कि जो बेस होता है ना, बेस का एक डेफिनेशन है, डोनेट्स लोन पेयर टू H प्लस। तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो H प्लस उससे आके जुड़ जाएगा ना बॉन्ड बना के। तो वही मैंने लिखा कि H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो H प्लस एक्सेप्ट कैसे होता है, जब लोन पेयर उसको डोनेट किया जाता है। तो वही कह रहा है कि जितना ज़्यादा प्लस आई ग्रुप लगाएंगे तो डोनेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगा,
क्योंकि प्लस आई ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगा जिसकी वजह से वो लोन पेयर को जल्दी लोन पेयर जल्दी देगा और H प्लस को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा उस केस में बढ़ेगा। तो ये लिखा है कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। एग्जाम्पल, एल्काइल अमाइंस में जैसे मान लो मिथाइल अमाइन है, आर मोर बेसिक दैन अमोनिया बिकॉज द एल्काइल ग्रुप हैज अ प्लस आई which pushes the electron towards nitrogen making it more willing to accept a proton। ठीक है, बात करेंगे, एग्जांपल दूंगा मैं तो क्लियर होगा। उसी तरीके से माइनस आई ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेस सेंटर। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन से अमाइंस के केस में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो H प्लस जो है वो जल्दी नहीं जुड़ना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन लेट से होगा, डोनेशन ऑफ लोन पेयर जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एग्जाम्पल जो है जैसे क्लोरोअमाइन है, ठीक है, क्लोरोअमाइन जो या क्लोरोमाइन बोलिए इज लेस बेसिक देन दी अमोनिया बिकॉज जो Cl है वो माइनस आई इफेक्ट लगाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन पे क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो डोनेशन टेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं आई इफेक्ट से। तो आपका कंक्लूडिंग बात जो है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और बेसिक स्ट्रेंथ आपने क्या देखा, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरीके से आंसर करना होता है। देखिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और इसको आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, अगर आपको समझ में आ गया है तो, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। देखो, अब जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहां पे कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ सेकंड, ये क्या हो गया, ठीक है, हमें कॉन्जुगेट मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, शायद ये स्लाइड वहां चेंज हो जाएगा। हमें कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस का कॉन्जुगेट एसिड बनता है, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो डोनेटिंग सेंटर होना चाहिए, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर। ठीक है, अब वहां पे कितना चांसेस है या फिर कितना विलिंग है वो सेंटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कि हम इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लें। अगर वो जल्दी इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा तो अच्छा बेस हो जाएगा। तो मुझे बस ये देखना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट किया जा सकता है। तो ये भी नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। अब देखिए कौन जल्दी डोनेट करेगा। तो देखो, ये जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp3 कार्बन है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5। ये जो है डबल बॉन्डेड है, ये है sp2, और sp2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.75। और ये है sp कार्बन, और sp कार्बन का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.5। तो बताइए 3.25, 3.5 नहीं 3.25। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा वो तो अपने ऊपर में नेगेटिव चार्ज रखा रहेगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा स्टेबल है रखकर। तो दिक्कत किसको है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलेगा हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो अपने ऊपर में नेगेटिव क्यों रखें। तो सिंपल सा बात है, हमने पढ़ा हुआ भी है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल एनायन रहेगा और वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा। जो अनस्टेबल एनायन है वो बोलेगा ठीक है इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ये जल्दी डोनेट कर देगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा होगा ए, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो जल्दी डोनेट करेगा, देन बी, देन सी। तो आपने ये देखा, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा किसी एटम का, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करना चाहेगा और वो फिर उसी तरीके से रह जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे आप देखेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर में लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और यहाँ भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। डोनेशन तो ये भी लोन पेयर का होगा, डोनेशन तो ये भी लोन पेयर का होगा, ये भी होगा, डोनेट तो तीनों करेंगे, जल्दी कौन करेगा। तो देखो, ये सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, ये डबल बॉन्डेड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, और ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन चेंज कर रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वो अपने ऊपर में लोन पेयर को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा, यानी डोनेट नहीं करेगा। तो जल्दी डोनेशन किसका होगा, पहले मॉलिक्यूल का, देन दूसरे का, देन तीसरे का। तो सेम पैटर्न में यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, ए, देन बी, देन सी। दिस विल बी द ऑर्डर फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में जहाँ पे मैंने डोनेटिंग सेंटर को ही चेंज कर दिया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है जो कि डोनेट किया जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है जो कि डोनेट किया जाएगा, और यहाँ पे फ्लोरीन पे लोन पेयर है
जो कि डोनेट किया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, सर यहाँ पे लोन पेयर का नंबर ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही लोन पेयर, तो ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसा नहीं है। उसको अपना ऑक्टेट भी तो देखना है ना, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। तो हमेशा लोन पेयर सिर्फ एक ही डोनेट किया जाता है बेसिक स्ट्रेंथ में, ये ध्यान रखिएगा। पर एटम, पर एटम एक ही डोनेशन होता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से डोनेशन है, यहाँ पे ऑक्सीजन से है, और यहाँ पे फ्लोरीन से है। क्या जो डोनर सेंटर्स हैं वो सारे पीरियड से बिलोंग करते हैं? एंड मैंने बोला था इन पीरियड कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? En इज डोमिनेटिंग फैक्टर, इज डोमिनेटिंग फैक्टर। तो हमें En के हिसाब से सोचना है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो तो लोन पेयर को अपने पास में रख लेगा, यानी वो बेसिक स्ट्रेंथ उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा? जिसका कम En है। ये En होता है 3 का, ये होता है 3.5 का, और फ्लोरीन होता है 4 का। तो ऑब्वियस है जल्दी डोनेशन कौन करेगा? नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये है अमाइंस। अच्छा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमाइंस का मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूंगा। तो अमाइंस जो है, मैं पहले बात कर रहा हूँ गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में सिर्फ हमारा जो ऑपरेट होगा, ओनली देयर विल बी आई इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ आई इफेक्ट पे आंसर करना है। तो देखो, ये रहा नाइट्रोजन जो कि डोनेट करेगा, ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा, और ये भी नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो हम जानते हैं इसमें तीन तीन एल्काइल ग्रुप है जो कि प्लस आई है, और प्लस आई जितना ज़्यादा लगता है वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा और बोलेगा ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारे ऊपर में बढ़ा देते हैं, तुम जल्दी से H प्लस को इलेक्ट्रॉन देके H प्लस को एक्सेप्ट कर लो। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज़्यादा होगा। इसमें दो ही प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसमें एक ही प्लस आई है, और इसमें तो कोई प्लस आई है ही नहीं। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सिंपल है। गैसियस स्टेट में क्या होता है? 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, एंड सबसे लास्ट में जो बेसिक स्ट्रेंथ आता है वो होता है अमोनिया का। तो ये हो गया गैसियस स्टेट में अमाइंस का बेसिक नेचर। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ में 3 डिग्री अमाइन, देन 2 डिग्री अमाइन, देन 1 डिग्री अमाइन, कोई सा भी अल्काइल ग्रुप रहेगा तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम बात करूं, एक्वस मीडियम में, तो अभी तक मैंने देखो गैसेस स्टेट में सिर्फ आई इफेक्ट लिखा था ना, ऑपरेट करता है। अगर हम बात करते हैं एक्वस मीडियम में, तो देखो आई इफेक्ट तो लग ही रहा है अमाइंस में, लेकिन साथ साथ उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगेगा कि पानी भी, पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगना है, क्योंकि अगल बगल पानी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इस बार इन चारों आयंस के बारे में, यानी पहला हमने 3 डिग्री एंड 2 डिग्री 1 डिग्री में बात करते हैं, अमोनिया तो लास्ट में चला गया। ये हो गया 1 डिग्री अमाइन, दूसरा हो गया 2 डिग्री अमाइन, एंड थर्ड हो गया 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ऑल दो इसमें तीन तीन जो ग्रुप है वो क्या है? प्लस आई ग्रुप है। ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे जो एल्काइल ग्रुप है वो ज़्यादा लगेगा, साथ साथ में भीड़ भाड़ भी तो बढ़ेगा ना, कि लिए हाइड्रोजन से कंपेयर कीजिए। जब हाइड्रोजन लगा और उसके पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, तो 3 प्लस आई प्लस स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का क्या इफेक्ट होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस यानी भीड़ भाड़ जो होता है, लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी को क्या करता है? कम करता है, यानी बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है। तो जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ घटने की कोशिश करेगा, लेकिन 3 3 प्लस आई की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ जो सबसे टॉप पे होना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ से बेसिक स्ट्रेंथ घट गया। अब 1 डिग्री में कंपेयर कीजिए, इसमें प्लस आई सिर्फ एक है, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस अगर तुम देखोगे वो सबसे कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है, और इसका जो एक ही प्लस आई है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? कंपैरेटिवली कम होगा। तो प्लस आई के हिसाब से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए।
तो जब इन दोनों का लड़ाई चल रहा था कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बोलता हम प्लस आई से देखेंगे, ये बोलता हम स्टेरिक हिंड्रेंस से देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस से कौन ज़्यादा बेसिक हो रहा है 1 डिग्री, एंड प्लस आई से कौन ज़्यादा हो रहा है 3 डिग्री। तो सेकेंड डिग्री वाला जो अमाइन है जिसमें दो ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये कहता है कि मैं ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का हूँगा, क्योंकि मेरे पास में देखो 1 डिग्री वाले से प्लस आई ज़्यादा है और 3 डिग्री वाले से स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पे क्या है, कंपेरेटिवली दोनों से अच्छा है रिस्पेक्टिवली, कि इसमें आई इफेक्ट भी ज़्यादा है 1 डिग्री से, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा हो गया आई इफेक्ट से, और स्टेरिक हिंड्रेंस इससे कम है तो उससे फिर इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया। तो 2 डिग्री जो है वो जीत जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर आप आर को आप मिथाइल ग्रुप रखते हैं, मिथाइल यानी आर के जगह मिथाइल यानी बेसिकली CH3 ग्रुप रखते हैं, तो अगर हम ऑर्डर देखें बेसिक स्ट्रेंथ का, तो 2 डिग्री तो राजा ही है, 2 डिग्री के बाद आता है 1 डिग्री एंड देन होता है 3 डिग्री। याद रखना है 213 फॉर द मिथाइल ग्रुप, और अगर ये आर ग्रुप जो है वो इथाइल होता है, ठीक है, यानी अगर आर की जगह पे आप C2H5 लगाते हैं, तो 2 डिग्री तो राजा है कि वो सबसे ज़्यादा जीत गया भीड़ भाड़ और आई के हिसाब से हमने देखा, लेकिन यहाँ पे 231 का ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ये आपको दो बेसिक स्ट्रेंथ इन द एक्वस मीडियम याद रखना पड़ेगा कि एक्वस मीडियम में आपका कभी भी 3 डिग्री का ज़्यादा नहीं होगा बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी काम करेगा। तो 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री अगर मिथाइल ग्रुप हुआ आर में, और 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जब इथाइल ग्रुप होगा। अच्छा ध्यान रखना, जब एक ही एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्टेड रहता है वो 1 डिग्री अमाइन कहलाता है। जब दो दो एल्काइल ग्रुप रहेगा यानी दो कार्बन रहेंगे 2 डिग्री होगा, और तीनों नाइट्रोजन का बॉन्ड जो है कार्बन से रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन होगा। तो आंसर हो गया हमारा 213 फॉर मिथाइल ग्रुप एंड 231 फॉर द इथाइल ग्रुप। समरी टेबल देखिए, समरी में यही है कि एल्काइल ग्रुप अगर जितना ज़्यादा होगा यानी प्लस आई ग्रुप ज़्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा उतना बढ़ेगा, जितना माइनस आई ग्रुप होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन द गैस फेज मैंने आपको बताया, टर्शियरी अमाइन यानी 3 डिग्री अमाइन जो नाइट्रोजन सेंटर पे तीन तीन अल्काइल ग्रुप है, देन है 2 डिग्री अमाइन क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप है, फिर है 1 डिग्री अमाइन क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप है, सॉरी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फिर है आपके पास में 1 डिग्री अमाइन क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, और देन अमोनिया। मैं आपको बता चुका हूँ 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री अमाइन इन द गैस फेज, ठीक है। की पॉइंट्स फटाफट देखते हैं। जो मैंने आज के लेक्चर में आपको डिस्कस किया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद द प्रेजेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ माइनस आई ग्रुप, जितना ज़्यादा माइनस आई करीब आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एंड जैसे से प्लस आई बढ़ेगा उससे बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई से बढ़ता है और माइनस आई से डिक्रीज करता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इन केस ऑफ एसिड एंड कॉन्जुगेट एसिड इन केस ऑफ बेस इज अंडरलाइंग द रीजन, ठीक है। मोर स्टेबल आयंस मीन्स स्ट्रॉन्गर कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस, यानी सिंपल सा बात है, कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल है तो बेस ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखेगा, अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो उसका एसिड जो है वो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। द इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विथ डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता रखा है, डिस्टेंस दूर जाने पे, डिस्टेंस नंबर एंड पावर लगा रहे थे ना, डिस्टेंस दूर होने पे आई इफेक्ट कम हो जाता है। सो ग्रुप्स फर्दर अवे एक्सर्ट्स अ वीकर इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट एंड एक्ट थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन केस ऑफ बोथ रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट आर पॉसिबल, रेजोनेंस यूजुअली डोमिनेट्स, यही तो डिमेरिट है ना इफेक्ट का कि रेजोनेंस का इफेक्ट ज़्यादा देखने लग जाता है, एक्सेप्ट फॉर हैलोजन वेयर इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी प्रीडोमिनेंट, जहाँ पे आई इफेक्ट ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में आपको सैंडमेयर रिएक्शन में पढ़ाऊंगा। सो बेटा आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और मैंने आज आपको इंडक्टिव इफेक्ट पूरी तरीके से पढ़ा दिया है, इसके अलावा आपको आई इफेक्ट से कुछ नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है बहुत प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने आपको आई इफेक्ट का लेक्चर नंबर 2 समझाया, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे डिसाइड किया जाता है, और मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा रखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन कैसे देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 ऑफ आई इफेक्ट देखेंगे तो आपको आई इफेक्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ये जो ऐसा कोर कंटेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपके साथ में रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।